प्रश्न संग्रह 1.3। प्रश्न संग्रह 1.3 का 1 से लेकर के 4 तक पिछले वीडियो में आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। अभी मैं प्रश्न 5वां हल करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। प्रश्न 5वें में क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो देखते हैं। प्रश्न 5वें में बोला है कि संलग्न आकृति में जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब ये पूरी भुजा पी क्यू आर एस, ये पूरा जो है आकृति में क्या है, चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज है बराबर, जिसमें भुजा पी क्यू, अब ये वाली जो भुजा बोला है पी क्यू ये भुजा सर्वांगसम किसके है, एस आर की, ये वाली भुजा की। फिर उसके बाद बोला है ए आर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बराबर 5 ए पी, यहाँ पे दिया हुआ है 5 ए पी, ये देखो। फिर उसके बाद बोला है ए एस ये वाला मान दिया बराबर 5 ए क्यू, इसका दिया हुआ। तो सिद्ध क्या करना है, एस आर मतलब ये वाली भुजा बराबर 5 पी क्यू हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज को सिद्ध करेंगे कि ये सर्वांगसम है या नहीं है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो फिर हम आगे कह सकते हैं कि ये हम हल करके बता सकते हैं कि वो बराबर 5 क्यू है। इसको सिद्ध हल करने से पहले हमें यहाँ पे सिद्ध करना पड़ेगा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। यहाँ पे देखो अभी ये दोनों आकृति मैंने बनाया। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या दिया हुआ था, भुजा यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसको पहले सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, भुजा एपी सर्वांगसम है, हल भुजा पी क्यू समांतर है किसके, भुजा एस आर के बराबर, और रेखा क्यू एस उसकी क्या है, ये देखो क्यू एस जो है उसकी तिर्यक रेखा है, और पी आर भी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे सिर्फ क्यू एस ले रहा हूँ, क्यू एस तिर्यक रेखा है। ये हो गया जो प्रश्न में दिया हुआ था। और क्या दिया हुआ था, ए आर बराबर 5 ए पी, यहाँ पे लिखो ए आर बराबर 5 ए पी, और उसके बाद क्या दिया हुआ था, ए एस बराबर 5 ए क्यू, ए एस बराबर 5 ए क्यू, ये दिया हुआ था प्रश्न में। अब उसके बाद यहाँ पे देखो एकांतर कोण किसको बोलते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे इसलिए कोण जो है पी क्यू एस सर्वांगसम रहेगा कोण आर एस क्यू के। यहाँ पे हो जाएगा ये देखो पी एस क्यू मतलब ये वाला जो कोण है वो सर्वांगसम रहेगा आर एस क्यू के। ये देखो ये कोण सर्वांगसम दिया हुआ है पी क्यू एस, ये वाला जो कोण है इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, क्रॉस कर दिया। ये वाला कोण सर्वांगसम किसके, ये वाले कोण के। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था एकांतर कोण किसको बोलते थे, ये दोनों कोण क्या हो गए, एकांतर कोण। एकांतर कोण से ये दोनों सर्वांगसम है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कारण आ जाएगा एकांतर कोण। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये तीनों रेखाएं कैसी है, क्यू ए और एस। क्यू ए एस जो है एक ही दिशा में, यहाँ पे इसलिए कोण पी क्यू ए इसके सर्वांगसम रहेगा कोण आर एस ए के। क्यों, क्योंकि क्यू ए एस जो है वो तीनों क्या है, एक ही दिशा में तीनों बिंदु है। यहाँ पे देखो पी क्यू ए, ये वाला पी क्यू ए यहाँ तक आ गए। फिर उसके बाद आर एस ए ये दोनों सर्वांगसम है, क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है पूरी एक ही दिशा में है। यहाँ पे हो गया समीकरण 1। अभी दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी क्यू ए और त्रिभुज आर एस ए में, ये दो त्रिभुज लिया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पी क्यू ए ये वाला त्रिभुज मैंने माना,
फिर उसके बाद दूसरा त्रिभुज लिया आर एस ए में, आर एस ए मतलब ये वाला त्रिभुज। अब ये दोनों त्रिभुज में यहाँ पे दिया हुआ था ए, तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ इस कोण को। अब ये दोनों कोण देखो यहाँ पे दिख रहा है, दो त्रिभुज हो गए। दोनों त्रिभुज में क्या सर्वांशम है और क्या अवयव वो दिखाते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा कोण पी क्यू ए, सर्वांशम किसके रहेगा, पी ए एस के, पी क्यू ए, ये वाला जो कोण है स्टार वाला किसके सर्वांशम है, पी ए एस के। कहाँ से, समीकरण एक से, समीकरण यहाँ पे समीकरण एक से, यहाँ पे आर आर ए एस रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, इसलिए त्रिभुज पी क्यू ए, अभी देखो हमें दो, कोई भी एक कसौटी मिलनी चाहिए पांच में से, तो यहाँ पे देखोगे तो दो कोण मिल चुका हमें, ये ये वाला कोण मिल गया और दूसरा ये कोण मिल गया, मतलब कि एक कसौटी पूरी हो गई। तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि जो त्रिभुज लिया हमने पी क्यू ए और दूसरा वाला त्रिभुज आर एस ए, ये दोनों समरूप है। क्यों, क्योंकि हमें कोको कसौटी यहाँ पे मिल गई ना, तो यहाँ पे कारण अब देना है कि इसलिए पी ए क्यू सर्वांशम रहेगा कोण आर ए एस के। कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कोण मिला और यहाँ पे ऊपर एक कोण मिला, इधर एक कोण मिला इधर एक कोण मिला, कोको कसौटी से, कोको कसौटी से, अभी कोको कसौटी से सर्वांशम हो गया। अब इसके बाद जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए ऊपर वाले कोको कसौटी से, तो हम इसकी भुजाएं जो रहेगी वो भी सर्वांशम रहेगी, बराबर। तो अभी भुजाओं को हम दो अनुपात में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ पी ए बटे आर पी क्यू, मतलब ये वाली भुजा, ये वाली पी क्यू, ये वाली भुजा किसके सर्वांशम रहेगी, एस आर की। यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू बटे एस आर बराबर, अभी ये वाली भुजा ए क्यू, ए क्यू मतलब ये वाली भुजा, इस भुजा का मान बात कर रहा हूँ, ए क्यू हाँ हो जाएगा। देखो अभी ए क्यू मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा जो है किसके सर्वांशम रहेगी, ए एस के, इस के सर्वांशम रहेगी, तो दोनों को अनुपात में लिखेंगे ए क्यू बटे ए एस। फिर उसके बाद ए पी जो दिया हुआ है ये वाली भुजा, देखो ये वाली भुजा सर्वांशम रहेगी इसके, दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांशम दिखा दिया, सर्वांशम है तो उसकी भुजाएं भी सर्वांशम रहेगी, ए पी बटे ए आर। अब उसके बाद देखो यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ था, ए आर बराबर 5 AP यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए आर बराबर 5 AP। कहाँ से, दत्त से, दत्त क्यों, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था। फिर उसके बाद इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ए आर की जगह पे मैं 5 AP लिख सकता हूँ इसकी जगह पे यहाँ पे, इसलिए पी क्यू बटे एस आर बराबर ए क्यू बटे ए एस बराबर ए पी बटे, यहाँ पे इसकी जगह पे मैं एस आर ए आर की जगह पे 5 AP लिख रहा हूँ क्योंकि दिया हुआ था ए आर का मान, तो यहाँ पे ए पी कट जाएगा। अब उसके बाद बचेगा क्या यहाँ पे, इसलिए पी क्यू बटे
एस आर बराबर ए क्यू, यहाँ पे क्यू है, बटे ए एस बराबर 1/5, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब उसके बाद एक बार इसको लो और एक बार इसको लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई क्यू बटे एस आर बराबर 1/5, इसको छोड़ दो, इन दोनों को लेकर के हल करो। अब इसके बाद इन दोनों का तिर्यक गुणा करना है, तिर्यक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एस आर, इसका गुणा एक के साथ करोगे तो एस आर मिलेगा, और इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 5 पी क्यू। और हमें क्या करना था, यहाँ पे लिख देना समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। यहाँ पे देखो हमें सिद्ध क्या करना था प्रश्न में, एस आर बराबर 5 पी क्यू, और यहाँ पे आ गया एस आर बराबर 5 क्यू, यहाँ पे हो गया सिद्ध। अभी प्रश्न अगला, अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखो, यहाँ पे भी एक समलंब चतुर्भुज की बात किया हुआ है, बराबर। फिर उसके बाद इसमें सिद्ध करने के लिए नहीं बोला है, इसमें मान निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे सबसे पहले समलंब चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी, ये समलंब चतुर्भुज है। फिर उसके बाद बोला है कि भुजा ए बी, ये वाली भुजा जो है सर्वांशम है सी डी के। फिर उसके बाद बोला है उसने विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी का मतलब ये वाला पूरा, ये जो रेखा है इसको विकर्ण बोलते हैं। जब आप चतुर्भुज लेगे तो वहां पे जो कर्ण बनता है उसको विकर्ण बोला जाता है, और जब आप त्रिभुज लेते हो तो जो कर्ण 90 डिग्री के सामने बनता है उसको कर्ण बोला जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, बी डी, ए सी और बी डी, ये वाली दोनों रेखाएं कैसी है, विकर्ण है, किसकी, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के। और बिंदु ओ पर, इस बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यदि ए बी का मान, ए बी का मान दिया हुआ है, डी सी का भी मान दिया हुआ है, और ओ बी का भी मान दिया हुआ है, और बोला है कि ओ डी का मान निकालो, इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों कैसे सर्वांशम है। सर्वांशम दिखाने के बाद ही आप समानुपात मूलभूत प्रमेय उपयोग कर सकते हो। भुजा ए बी समांतर है भुजा डी सी के, भुजा डी सी के दिया हुआ है, बराबर। और यहाँ पे देखो विकर्ण क्या क्या दिया हुआ था, दोनों ए सी और बी डी दोनों विकर्ण है, तथा ए सी और बी डी विकर्ण है, बराबर। और वो क्या उसका प्रतिच्छेदन बिंदु है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, कोण सी डी बी, सी डी बी मतलब ये वाला जो कोण है इसके सर्वांशम रहेगा कोण ए बी डी के, ए बी डी मतलब इसके सर्वांशम रहेगा, ये कोण जो है और ये कोण दोनों सर्वांशम रहेगा। क्यों, एकांतर कसौटी, एकांतर कोण से। एकांतर कोण किसको बोलते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, कक्षा 9वीं का पूरा रिवीजन करवाया है, आप चाहो तो देख सकते हो वो वीडियो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो सी, कोण सी डी ओ, सी डी ओ, ये वाला पूरा आकृति यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर उसके बाद सर्वांशम रहेगा कोण ए बी ओ बी, मतलब ये जो तीनों बिंदु है टी ओ ए, ये तीनों कैसे एक ही रेखा में एक ही दिशा में, इसके लिए वो दोनों जो कोण है सर्वांशम है, यहाँ पे ए
बी ओ, यहाँ पे हो जाएगा बी ओ बी, तीनों बिंदु एक ही दिशा में, ये हो जाएगा समीकरण एक। फिर उसके बाद त्रिभुज सी ओ बी और दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी, सी ओ डी, मतलब ये वाला त्रिभुज लिया, ऊपर का ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। फिर उसके बाद दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया हमने, ए ओ बी, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज। इसको मैं कलर कर देता हूँ, आप एकदम अच्छे से समझ जाएगा। एक ऊपर का त्रिभुज ले लिया, एक नीचे का त्रिभुज। अब ये दोनों में हमें देखना है कि कौन कौन सा कोण सर्वांगसम है। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। शीर्षाभिमुख को यहाँ पे क्या मिलेगा, कोण COD सर्वांगसम रहेगा कोण AOB के। अगर दोनों त्रिभुज में आप ये वाले कोण देखते हो, ये ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज में ये दोनों जो कोण बन रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु भी है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। अब उसके बाद समीकरण एक में हमने क्या सिद्ध किया था, ये वाला। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना, CDO सर्वांगसम रहेगा कोण ABO के, बराबर। क्यों, समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब उसके बाद हमें यहाँ पे दो कोण मिल गया, मतलब एक कसौटी पूरी हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे है, इसलिए त्रिभुज COD सर्वांग समरूप रहेगा त्रिभुज AOB के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कोण सिद्ध किया, दूसरा कोण, तो हमें क्या मिल गया, ओ कसौटी, ओ को कसौटी से सिद्ध हो गया कि ये दोनों कैसे, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी भुजाएं भी सर्वांगसम रहेगी, बराबर। भुजा सर्वांगसम है तो हम समानुपात मूलभूत प्रमेय उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए। अब इसके बाद इसलिए OD बटे OB, ये देखो, OD का मतलब ये वाली भुजा हो गई और OB का मतलब ये वाली भुजा, दोनों को समानुपात में विभाजित कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे OC बटे OA, OC लो या फिर DC ले लो, ये वाली भुजा मान लो, ये वाला DC बटे AB, DC बटे AB, ये वाली भुजा को मैंने माना और ये वाली भुजा को मैंने माना। अब उसके बाद इस सबका मान रखना है, इसलिए OD का मान दिया नहीं है, हमें निकालना है, और OB का मान दिया हुआ है 15, DC का मान दिया हुआ है 6 और AB का मान दिया हुआ है 20। इसलिए अब त्रिय गुणा करेंगे, तो 20 गुणे OD बराबर 6 गुणे 15, यहाँ पे इसलिए ये 20 क्या है उसके साथ गुणे में, यहाँ हो जाएगा भाग में, 6 गुणे 15 बटे 20। यहाँ पे देखो 5 से भाग जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 का गुणा 3 से करोगे तो 9 बटे 2। अब इसको भाग दोगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये OD का मान हो जाएगा 4.5। OD बराबर 4.5, ये हो गया हल। प्रश्न छठवां भी खत्म, पांचवा भी हल हो गया। अभी प्रश्न सातवां, सातवें प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, और यहाँ पे भी देखोगे तो समलम चतुर्भुज दिया हुआ है। समलम चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये देखो ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है।
और भुजा बीसी जो है, भुजा बीसी, ये वाली भुजा जो है बीसी पर ई कोई एक बिंदु है, ये वाली पूरी भुजा पर यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है ई। फिर उसके बाद बोल रहा है रेखा डी ई, ये वाली जो रेखा है डी ई, रेखा ए बी को बिंदु, रेखा ए बी ये वाली पूरी रेखा को बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करें। मतलब ये वाली रेखा बी ई को अगर आगे तक लेके जाओगे और इसको लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पे टी पे प्रतिच्छेदित कर रही है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, डी ई बराबर डी ई गुणे बी ई बराबर सी ई गुणे टी ई। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, भुजा ए बी समांतर है भुजा सी डी के, दोनों समांतर दिया हुआ था। फिर उसके बाद भुजा, यहाँ पे देखो ए बी जो है समांतर है सी डी के। फिर उसके बाद भुजा ए टी, ये पूरी भुजा, ये वाली पूरी भुजा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए टी जो है समांतर है भुजा सी डी के, भुजा सी डी की, ये वाली भुजा इसके समांतर है। अब उसके बाद रेखा टी डी, उसकी क्या है, तिर्यक रेखा है। टी डी पूरी ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है रेखा टी डी तिर्यक रेखा है। बराबर। अब उसके बाद कोण, इसलिए ए टी डी सर्वांगसम है कोण सी डी टी की। क्यों, अभी देखो ए टी डी मतलब ये वाला जो कोण है वो सर्वांगसम है सी डी टी की, ये वाले कोण की। और ये दोनों कोण कैसे, एकांतर कोण है, यहाँ हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण। अब उसके बाद ये बिंदु देखो, तीनों बिंदु कैसे, टी ई डी, ये जो तीनों बिंदु एक ही दिशा में, मतलब यहाँ पे भी एक कोण सर्वांगसम हो जाएगा, कोण बी टी ए सर्वांगसम रहेगा कोण सी डी ई। कारण क्या आ जाएगा, टी ई टी और ए बी टी, तीनों बिंदु कैसे, एक ही दिशा में, ये हो जाएगा समीकरण एक। अब यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे, एक हो जाएगा त्रिभुज बी ई टी, एक त्रिभुज ये छोटा वाला लेंगे बी ई टी, मतलब इसको मैं कलर कर देता हूँ। देखो ये त्रिभुज लेना है मेरे को, एक ये त्रिभुज हो जाएगा और दूसरा जो त्रिभुज लेना है उसको दूसरे कलर से मैं कर देता हूँ सी ई डी से, सी ई डी मतलब ये वाला जो त्रिभुज है छोटा सा, यहाँ पे बी ई टी और सी ई, ये दोनों त्रिभुज में अभी हमें देखना है कौन से कोण सर्वांगसम है और कौन से भुजाएं सर्वांगसम है। तो वो दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए तो फिर हम आगे समानुपात मूलभूत प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो ऊपर देखो यहाँ पे मैंने समीकरण एक में सिद्ध कर दिया, यहाँ पे समीकरण एक से बी ई ई सर्वांगसम है कोण सी डी ई, कहाँ से आया, समीकरण एक से, यहाँ पे हमें एक मिल गया, कोण सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज में एक कोण मिल गया कि यहाँ पे सर्वांगसम है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण दोनों कैसे शीर्षाभिमुख है दोनों त्रिभुज में, यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि कोण बी ई टी सर्वांगसम रहेगा कोण सी ई डी के, सी ई डी की। कारण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब
एक त्रिभुज में दो कोण सर्वांगसम हो गए, तो हम कह सकते हैं कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम है, इसलिए त्रिभुज बी ई ई समरूप रहेगा त्रिभुज सी ई बी के। क्यों? कोको कसौटी, कोको कसौटी। अब यहाँ पे जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो हम कह सकते हैं कि उसकी दोनों तीनों जो भुजाएं सर्वांगसम है। तो अब भुजा सर्वांगसम है तो हम समानुपात उपयोग कर सकते हैं, बी ई बटे सी ई बराबर टी ई बटे डी ई। अब उसके बाद त्रियक गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बी ई गुणे बी ई, त्रियक गुणा करना है, बराबर सी ई गुणे ई, और हमें सिद्ध भी क्या करना था, यही सिद्ध करना था। ये देखो हो गया सिद्ध। प्रश्न 7वां यहाँ पे खत्म होता है। अभी प्रश्न इसके आगे का जो है वो अगले वीडियो में मैं आपको हल करके देने वाला हूँ।